हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अंतरराष्ट्रीय विधि की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इसकी पूरे जो हमारा अंतरराष्ट्रीय लॉ है, विधि है, इसको हम कवर कर लेंगे। और आज जो हम शुरुआत करेंगे वो इसकी इंटरनेशनल लॉ की जो डेफिनेशंस है उससे शुरुआत करेंगे। फिर हम इसके जितने भी नेचर्स हैं, इसका जो क्षेत्र है, इसके जो परंपराएं हैं, कैसे ये विकसित हुई है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज से आपको जो है बैक टू बैक वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम एक कोर्स के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको अगर बुक्स अवेलेबल ना भी हो मार्केट में तो भी आप इनको जो है वीडियोस को देख करके अपने नोट्स बना सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे। तो देखिए, आपको सिर्फ करना इतना ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन जब भी अपलोड का होगा वो तुरंत प्राप्त होगा। आपको सबसे बेनिफिट ये होगा इन लेक्चर सीरीज को देखने से कि आपका वीडियो के रूप से जो आपका अगर किताब पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो ये वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपका पढ़ने में मन बनने लगेगा। वीडियोस देखी, किताब उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वीडियो देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इजी। ठीक है, तो आइए आज हम विधि की जो परिभाषाएं हैं अंतरराष्ट्रीय विधि की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन इसमें जो है आपके महत्वपूर्ण जो विधि शास्त्री हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं, उन्होंने किस तरीके की सोच रखी है और वो कैसा सोचते हैं, ये हम उनकी परिभाषाओं से जानेंगे। तो आइए हम जो है इन परिभाषाओं को देखते हैं। तो इनका देखते हैं। सबसे पहले ये जो जर्मी बेंथम महोदय हैं, इन्होंने 1780 में अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों समझिएगा कि जो जर्मी बेंथम है, इन्होंने ही 1780 में इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज किया था। अब आप ये समझिए कि प्रीलिम्स में जो है ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि या यूनिवर्सिटी है या नेट का है या जो भी आपका एग्जाम है, उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो होंगे जर्मी बेंथम महोदय। ठीक है, और सन कौन सा था, वो 1780 था। देखिए हाईलाइट कर दिया 1780, क्योंकि अगर ऐसा कॉमन लिख देते कि जर्मी बेंथम 1780 में इन्होंने इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज किया था तो इसमें कॉमन हो जाता। लेकिन क्या है, जब इसको यहाँ पे ऐसे यूज कर लिया, आप नोट्स बनाएंगे उसमें भी ऐसे ईयर्स को नोट कर लीजिए, रैंडमली यूज करिए। कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं होती है कि आप उसको उसी थ्रो में आप लगाते चलिए, उसी वे में लिखते चलिए, सिस्टमैटिक ढंग से काम करिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप देखिए, आपने ऊपर लिख दिया आपका सबसे पहले जर्मी बेंथम 1780, माइंड में क्लिक करेगा तो 1780 जर्मी बेंथम क्या यूज किया था, अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का यूज किया था, प्रयोग किया था। अब ये आपका मेन फैक्ट हो गया। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि ओपेनहीम जो हमारे हैं विधि शास्त्री, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। इन्होंने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों की विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों की विधि ऐसे क्या है, ऐसे रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार बंधनकारी मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में ये डेफिनेशन दे देंगे और ये आपसे पूछेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि ऐसे रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में बंधनकारी मानते हैं। एक चीज और समझिए यहाँ पे, देखिए अंतरराष्ट्रीय विधि टुकड़ों में मैं आपको बताता हूं कि आप डेफिनेशन को कैसे टुकड़ों में तोड़ के याद करेंगे। देखिए
ओपेनहीम महोदय हैं, इन्होंने किसके बारे में बात करी है? अंतरराष्ट्रीय विधियों के बारे में बात करी है। अंतरराष्ट्रीय विधि या क्या लिखा है? या राष्ट्रों की विधि। अंतरराष्ट्रीय विधि का यूज कहां होता है? सोचो, अंतरराष्ट्रीय विधि का यूज कहां होता है? राष्ट्र करते हैं। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता होती है, राष्ट्र एक राष्ट्र से बात कर रहा है, तो क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ये क्या हो गए? बातचीत कर रहे हैं। क्या? दो राष्ट्र एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, पारस्परिक समझौता कर रहे हैं, पारस्परिक व्यवहार कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो देखो, सोचो, डरो नहीं, काम करो। तो इसको देखो कि इसमें लिखा है अंतरराष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि। ऐसे रूढ़िजन्य, रूढ़िजन्य का मतलब क्या है? जो तुम्हारे कस्टम होते हैं ना, कस्टम, कि हम पानी यहीं से बहा रहे हैं, हम पानी यहीं से बहाएंगे, ये हमारी बरसों से पुरानी रीत चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, हम तो यहीं से बहाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कस्टम। वो इनके अकॉर्डिंग कस्टम है, वो मानते हैं कि अगर यहां से जहाज गुजरता है, यहां से आज तक गुजरता रहा है, तो यही एक मार्ग है, इसी से हम गुजारते रहेंगे। वो अपने हिसाब से मान लेते हैं, ये हमारा कस्टम है। या कोई ऐसी प्रथा हो जाती है कि जैसे एक एग्जांपल ले लें कि बरसों से जो है उस चौराहे पे होलिका दहन होता आ रहा है, तो वो एक प्रथा हो गई है और होलिका दहन जो है इसी चौराहे पे हो जाएगा, ये कस्टम मान लेते हैं। इस तरीके से होता है। तो एक कस्टम जो होता है वो विधि का रूप ले लेता है कि पारस्परिक एक समाज है और वो समाज इस तरीके से अपने संस्कृति को मानता है, ये एक अपना ट्रेडिशन फॉलो करता है, ये एक उसका एक कस्टम है, ये उसकी एक प्रथा है, ये एक रूढ़ी है जिसको वो फॉलो करता है वो समाज, और वो समाज का जो है एक रूढ़िजन्य कानून का रूप ले लेता है। तो ये हो गया है रूढ़िजन्य का शब्द का अर्थ। परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं। परंपरागत सब समझते ही होंगे। परंपरागत हमारा क्या होता है? तो जैसे लोग कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, तो रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं। अब देखो, नियमों के समूह को कहते हैं मतलब कई सारी प्रथाएं हैं या कई सारे परंपराएं हैं, उनका जो समूह हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय विधि का स्वरूप धारण करेगा। अब जिन्हें सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार बंधनकारी मानते हैं, ठीक है, जिन्हें सभ्य राष्ट्र मतलब, अब देखो ये सभ्य राष्ट्र से मतलब ये है कि जो विकसित देश हैं उनको सभ्य राष्ट्र मान लिया जाता है। तो ये हमारा सभ्य राष्ट्र से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे यूरोप है, अमेरिका है और तुम्हारा इटली है, मतलब एक जो विकसित देश है, जापान है, तो ये सारे, तो इनको जो है विकसित देश मान के ये जो है जिस हिसाब से अपना काम करते हैं, इनको सभ्य राष्ट्र मान के काम डेफिनेशन इनकी दे दी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार, जैसे जापान और अमेरिका बात कर रहा है, या रशिया और अमेरिका बात कर रहा है, या तुम्हारा जो है क्या कहते हैं भारत और जापान बात कर रहा है, तो ये सभ्य राष्ट्र हैं। और ये जो बात करते हैं नॉर्थ कोरिया को तो सभ्य राष्ट्र नहीं मानते हो, नॉर्थ कोरिया को सभ्य राष्ट्र नहीं मानते। किम जोंग उन महोदय जो है वो कभी भी गुस्सा आ जाते हैं, तो उनका नेचर थोड़ा अलग है, हम उनको नहीं बात करेंगे, वो सभ्य राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि पारस्परिक व्यवहार बंधनकारी मानते हैं। तो जो ये अपने पारस्परिक इनके जो व्यवहार होते हैं आपसी, उसमें ये इन नियमों का बंधन के रूप में या इन नियमों को आदर्शों के रूप में अपने एक दूसरे के साथ में व्यवहार में यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब ग्रे महोदय की जो परिभाषा है, अब हमारे जो विधि शास्त्री हैं वो ग्रे हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने परिभाषा दी है कि अंतरराष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है। देखो कॉमन क्या है, ओपेनहीम महोदय और ग्रे महोदय, देखो एक वर्ड तुम्हें कॉमन मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह, नियमों का समूह। तो अंतरराष्ट्रीय विधि नियमों का समूह ऐसा है, नियमों का समूह है जिनसे राष्ट्रों के संबंध निर्धारित होते हैं। मैंने क्या कहा था, अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? एक दूसरे से संबंध निर्धारित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को धीरे धीरे आप समझिए कि अंतरराष्ट्रीय विधि कैसे काम करती है। उसमें नियमों का एक समूह होता है जो कि क्या होता है, परस्पर
एक दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करते हैं, या अपने संबंधों को नियंत्रित करते हैं, अपने संबंधों को व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है डिफिनेशंस में नियमों का समूह, देखिए कॉमन कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब केल्सन महोदय कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि नियमों का विधान, नियमों के ऐसे समूह को कहते हैं। देखो ऐसे नियमों के समूह हैं, ऐसे समूह को कहते हैं, नियमों के समूह को कहते हैं। देखो कॉमन चीजें मिल रही हैं, क्या कहते हैं, नियमों के समूह को। तो जो राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, देखो मैंने अभी ये बोला भी था कि पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इनकी और देखो ये चौथे में आ गए हाल महोदय। आइए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा जो कॉमन चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। हाल महोदय कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि आचरण, क्या कहते हैं, आचरण मतलब क्या हो गया, व्यवहार ही हो गया। अब आचरण कहो, व्यवहार कहो, या आप कह सकते हो कि हम दोनों के बीच में हम जो एक व्यवहार करते हैं उसको आप आचरण की ही संज्ञा देंगे, इससे ज्यादा आप कोई संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो इसको आप उन्होंने हाल महोदय ने क्या कहा है कि हम अंतरराष्ट्रीय विधि आचरण का ऐसा नियम है जिन्हें सभ्य राज्य एक दूसरे से व्यवहार में ऐसी सख्ती के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं। मतलब जब एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं तो वो इसका पालन बाधित रूप में करते हैं, ये उसको फोर्स के साथ में मानते हैं। हाल महोदय, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आइए अब हम ह्यूज महोदय जो हैं उनकी परिभाषा को डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि सिद्धांतों तथा नियमों का ऐसा समूह है जिन्हें सभ्य राज्य पारस्परिक संबंधों में बंधनकारी मानते हैं। अब ये नियम स्वतंत्र राजसत्तात्मक राज्यों की अनुमति पर आधारित होते हैं। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, ये नियम स्वतंत्र राजसत्तात्मक राज्यों की अनुमति पर आधारित होते हैं। स्वतंत्र राज्य हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अगर वो मानना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, वो ना माने, इसका कोई लीगल प्रभाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन गलत नहीं काम करेंगे। अगर गलत काम करते हैं तो राष्ट्रों के द्वारा उनके ऊपर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, एक्शन लिया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि स्वतंत्र राज्य जो होते हैं, राजसत्तात्मक राज्य होते हैं, ये अपने अनुसार इन नियमों को मानते हैं और नहीं मानते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण विधि शास्त्री हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। इनकी परिभाषाओं को आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे ही बनते हैं। ओपेनहेम महोदय हैं, चाहे ग्रे महोदय हैं, चाहे केल्सन महोदय हो, चाहे हाल महोदय हो, चाहे ह्यूज महोदय हो, इनकी परिभाषा में देखिए नियमों का समूह, पारस्परिक संबंध, व्यवहार को नियंत्रित करना, इस तरीके के जो आपके कॉमन वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, इनको फोकस करके आपको अपने माइंड में स्टेबल करना है। और देखिए वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके माइंड में आएगा। चीजों को नोट्स के बनाएंगे उतनी बार आपकी हैंड की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कॉपी में लिखना है, और कॉपी में लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, चाहे जैसे ही आपको अपने माइंड में चीजों को बैठाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल है। तो आइए अब हम यहाँ पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो है हम इसके डेफिनेशन को तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो अन्य महत्वपूर्ण डेफिनेशन आएंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण जो राइटर्स थे, इनकी डेफिनेशंस थी, इनको आज हमने डिस्कस किया है। और अब जो इसके बाद हम पार्ट लाएंगे वो इसकी प्रकृति के बारे में लाएंगे कि बहुत से जो विधि शास्त्री हैं वो क्या सोचते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है वो कैसी है, यह अपनी बंधनकारी है कि नहीं है, विधि है कि नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आराम से खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।